हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम लोग कंपाउंड एंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हम लोग रेशियो मेथड पे बात किए थे, ठीक ना। कि रेशियो मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो बेसिक से क्वेश्चन को देखे थे हम लोग। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें आप लोग को स्केलिंग फैक्टर के बारे में बताएंगे कि स्केलिंग फैक्टर का यूज करके कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बताया था। तो चलिए सबसे पहले आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर में कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट समझिए थोड़ा क्या होता है। मान लेते हैं कि मूलधन जो है, मूलधन अगर 100 रुपया है, ठीक ठीक ना। अगर 10% के दर से ब्याज लगता है और हम 4 साल की ब्याज की बात कर रहे हैं, कितने साल का, मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपया है, दर 10% है और टाइम 4 ईयर दिया है, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे चलता है पहले उसको समझते हैं, उसके बाद कंपाउंड को चलेंगे हम लोग। तो अगर 100 रुपया है तो पहले साल क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि इस पे 10% का ब्याज लगेगा, यही होगा। और इसमें 10 रुपया ऐड हो जाएगा, 100 का 10%, 10 मतलब कितना हो जाएगा 110 रुपया। ये बात समझ में आया। फिर अगले साल की बात करेंगे, नेक्स्ट अगले साल की, तो फिर 10% का ब्याज जो है 100 पे लगेगा। 100 का 10% कितना होगा 10, फिर 110 में 10 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 120। क्या ये बात समझ में आ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले वाले, अगर आप लोग 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने भी ईयर के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो मूलधन हमेशा समान रहता है। इसी मूलधन पे आपको ब्याज आगे की तरफ मिलते जाएगा। क्या आप लोग को ये बात समझ में आया। 100 रुपया पे 10% अगले वर्ष में 110, फिर 100 रुपया पर 10% प्लस 10 रुपया ऐड होगा अगले साल में 120। फिर नेक्स्ट साल की बात करें, ये सेकेंड ईयर की बात हो गया। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो फिर क्या होगा, फिर 10% ब्याज लगेगा। तो 100 का 10% कितना होगा 10, और फिर इसमें जुड़ जाएगा ये 130 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर। फिर अगर अगले एक साल, फोर्थ साल की बात करें, चौथे साल की बात करें, तो फिर 100 रुपया पे 10% का ब्याज लगेगा और प्लस 10 रुपया जुड़कर 140 रुपया हो जाएगा। ये कहानी है सिंपल इंटरेस्ट की, ये तो आप लोगों को पता होगा। ये कहानी हो गया सिंपल इंटरेस्ट की। अब सीआई के बारे में समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज कैसे जुड़ता है। अब देखिए सीआई समझते हैं। सीआई का अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया जो है मेरा मूलधन है, तो पहले साल में क्या होगा, पहले साल में 10% की दर से, फर्स्ट ईयर के लिए बात करते हैं, पहले साल की बात करते हैं, तो इसमें प्लस 10 रुपया ऐड होकर ये 110 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई दोनों बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई बराबर होता है। तो ये बात हो रहा है आपका किसका, ये बात हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10 रुपया पे 10% की दर से 10 बढ़कर 110 रुपया हो गया। ये 110 क्या है, ये 110 जो है अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद मिश्रधन है। 1 साल के बाद ये अमाउंट है, लेकिन 1 साल के बाद ये अमाउंट तो है, लेकिन अगले 1 साल के लिए, अगले दूसरे साल के लिए ये उसका मूलधन हो गया। मतलब कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ब्याज को सक्सेसफुली बढ़ाते जाते हैं। 100 रुपया पे 10% की दर पे पहले साल में 110 हो गया। फिर ये 110 रुपया जो मिला है हमको अमाउंट, ये क्या है, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। क्या हो गया ये, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल हो गया। तो फिर 110 रुपया पे 10% की दर से ब्याज लगेगा और कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। 110 का 10% 11, तो 110 में फिर 11 जोड़कर ये 121 रुपया हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है आप लोग को, क्या इस चीज को समझ पा रहे हैं। मतलब ब्याज पे भी ब्याज, अमाउंट पे भी अमाउंट, मतलब 100 रुपया पे 10% की दर से 110, फिर ये 110 पे 10% की दर से सेकंड ईयर में 121। अब ये 121 रुपया क्या है, ये 121 रुपया क्या है, तो कह सकते हैं 121 रुपया ये है, ये अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर है। ये क्या हो गया, अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, दूसरे साल के लास्ट में अमाउंट हो गया। इसको लिख सकते हैं अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर। कह सकते हैं
ये अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर है, तो मुझे एक बात बताइए, लेकिन तो ये थर्ड साल के लिए प्रिंसिपल है, लेकिन ये थर्ड साल के लिए प्रिंसिपल है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। मतलब ये दूसरे साल के लास्ट में मिश्रधन है, लेकिन ये तो तीसरे साल के लिए मूलधन है। मतलब मिश्रधन जो मिला है सेकंड साल में, ये इस पे फिर इस पे ब्याज लगेगा हमको, तो ये तीसरे साल के लिए क्या हो गया, ये तीसरे साल के लिए तो प्रिंसिपल हो गया, तो फिर इस पे 10% की दर से मुझे ब्याज मिलेगा और 121 का 10% हो जाएगा 12.1। ये हो गया क्या, ये आपको पूरे कहानी हो गया थर्ड ईयर का। अब 121 में 112 ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 133.1। 133.1 क्या है, ये 133.1 क्या है, ये है आपका अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। तीसरे साल के लास्ट में अमाउंट, तीसरे साल का मूलधन ये हो गया, तीसरे साल का अमाउंट ये हो गया, लेकिन ये तीसरे साल का जो अमाउंट है ये चौथे साल के लिए, नेक्स्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर फोर्थ ईयर। बात समझ में आ रहा है। फिर इस पे क्या होगा कि चौथे साल में फिर इस पे 10% की दर से ब्याज लगेगा और 10% का ब्याज 133.1 का 10% निकालेंगे, ये हो जाएगा 13.31। क्लियर। फिर इसमें 13.31 ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 146.41। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है। फिर से लाते हैं, तो ये जो वैल्यू निकल के आया है ये है अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, मतलब 4 साल के अंत में अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, मतलब चौथे साल के अंत में मिश्रधन। मतलब कह सकते हैं कि 100 रुपया था तो एक साल में 10% की दर से 110 हो गया, फिर 110 पे 10% का ब्याज लग के 121 हो गया सेकंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में 121 पे 10% का ब्याज बढ़ के, इतना ब्याज बढ़ के 133.1 हो गया, फिर चौथे साल की बात करें तो फिर 10% की दर से 13.31 जोड़कर 146.41 हो गया। मतलब कह सकते हैं यहां पे देखिए 100 रुपया था, 4 साल में टोटल ब्याज की बात करते 140 रुपया हो गया। कितने प्रतिशत बढ़ा है, कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, तो कहिए कि 40% बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बात ये 100 रुपया था और हो गया कितना 146 रुपया, यहाँ पे कितने प्रतिशत मिल रहा है, यहाँ पे 46.41% को हमको ब्याज मिला है। ये कह सकते हैं कि क्या सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है, क्या है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। पहले साल में 110% बढ़ा, दूसरे साल में भी 110%, 10% का मतलब हो रहा है यही ना कि मूलधन जो है मिश्रधन का 110 हो जा रहा है। जो भी मूलधन रहा हो उसका 110, जैसे 100 रुपया मूलधन है तो 100 रुपया का 10% मतलब 110/100 कीजिएगा, 0 से 0 कट के 110 रुपया आ गया। फिर 110 का क्या होगा 110% फिर बढ़ेगा, 0 से 0 11 एक रहा 121, मतलब हर एक साल परसेंटेज इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। तो मिश्रधन सीआई जो है कुछ नहीं है, क्या है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। यहां पे एक बात समझिए, 100 रुपया था 110 रुपया हो गया, तो कितना गुना बढ़ गया है, 100 से 110 रुपया हो गया, तो मिश्रधन कितना गुना हो गया मूलधन का, तो मिश्रधन मूलधन का 1.1 गुना हो गया है। कह सकते हैं अरे 110% का मतलब यही तो हुआ, 0 से 0 कट गया 1.1 गुना हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 100 रुपया था, एक साल में 110 रुपया हो गया, तो कितना गुना बढ़ गया 1.1। इसी 1.1 को हम लोग बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, एक नया वर्ड है, इसको याद रखिएगा, स्केलिंग फैक्टर याद रहेगा। फिर 110 रुपया है एक साल, दूसरे साल में 121 रुपया हो गया, 10% की दर से बढ़ के, तो कितना गुना बढ़ गया, तो ये 1.1 गुना ये भी बढ़ गया। तो ये भी क्या हो गया स्केलिंग फैक्टर, मतलब हर एक साल का स्केलिंग फैक्टर समान रहेगा। अगर रेट समान है, रेट 10% है, हर एक साल का रेट अगर 10% है तो स्केलिंग फैक्टर भी समान रहेगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए 121 से 133.1 हो गया, अरे कितना गुना बढ़ गया है 1.1 गुना बढ़ गया है। यहाँ पे 133.1 से 146.1 आ गया, तो कितना गुना बढ़ गया 1.1। तो ये जो 1.1 आ रहा है, ये क्या है, ये स्केलिंग फैक्टर है। मिश्रधन मूलधन का कितना गुना हो जा रहा है उसी को स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं, याद रहेगा। कोई भी मिश्रधन मूलधन का कितना गुना हो गया उसको क्या बोलेंगे, स्केलिंग फैक्टर बोलेंगे। अब एक बात समझिए थोड़ा सा, ये 10 रुपया जो है 10 रुपया पहले साल में बढ़ा है, तो क्या है, ये कहेंगे कि ये पहले साल का सीआई है, पहले साल का सीआई है, मतलब पहले साल में कितना ब्याज मिला हुआ है ये सीआई है उसका।
ये 11 रुपया बढ़ गया, तो ये 11 रुपया क्या है, ये 11 रुपया जो है सेकंड साल का सीआई है, याद रहेगा क्या है, ये सेकंड साल का सीआई है। ये x 12.1 रुपया हो गया तीसरे साल में, तो ये क्या है, ये थर्ड साल का सीआई है, सीआई आफ्टर 3 ईयर है, तीसरे साल का। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, तीसरे साल का, 3 साल और तीसरे साल में अंतर है। तीसरे साल के कहने का मतलब है केवल 3 साल को लेना है, केवल तीसरे साल में, लेकिन हम कहते हैं कि 3 साल का सीआई, 3 साल का सीआई का मतलब ये होगा कि 100 रुपया था, 100 रुपया से बढ़ के 133.1 रुपया हो गया, मतलब 33.1 रुपया ब्याज में, ये पूरे 3 साल का सीआई है। लेकिन ये 12.1 जो ऐड कर रहे हैं ये तीसरे साल का सीआई है। अरे कुछ बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को, कुछ पल्ले पड़ रहा है, यहाँ समझो थोड़ा सा एक बार और। कह रहे हैं कि 100 रुपया था, 100 रुपया से 133.1 रुपया हो गया, कितने साल में हो गया, 3 साल में। कितना बढ़ गया है, 33.1 बढ़ गया है। तो 33.1 क्या है, 3 साल के बाद हमको सीआई प्राप्त हुआ है। लेकिन ये जो जोड़ रहे हैं हम लोग 2 साल के बाद 12.1 जो जोड़ रहे हैं, ये क्या है, थर्ड साल का सीआई है। तीसरे साल में हमको कितना ब्याज मिला है वो है, यहाँ पे 13.3 जो मिला है, 13.3 क्या है, ये चौथे साल का सीआई है। क्या कुछ कहानी आप लोगों को क्लियर हो रहा है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, एक देखिए 3 तरह का होता है, एनुअली होता है, हाफ ईयरली होता है और क्वार्टरली होता है। तीनों कंसेप्ट को एक एक करके समझते हैं कि तीनों में कैसे मूलधन जो है मिश्रधन, मूलधन कैसे मूलधन में कैसे सीआई मिलता है, कैसे मिश्रधन होता है, तो एक एक करके बात। तो ये कंसेप्ट जो है आप लोग को समझ में आ गया क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है, बस सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। चलिए अगले हम लोग समझते हैं अगले चीज को, कंसेप्ट को, इसे मिटा दें। चलिए देखिए, पहला कंसेप्ट समझते हैं एनुअली का। क्या है कंसेप्ट, एनुअली मतलब अगर वार्षिक, एनुअली कंपाउंडेड, एनुअली कंपाउंड मतलब अगर आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वार्षिक संयोजित हो रहा है तो क्या होगा, मान लेते हैं कि मूलधन जो है 100 रुपया है और आर जो है 40% है और समय को हम 2 ईयर मान लेते हैं, समय 2 ईयर मान लेते हैं या 1 ही ईयर मान लीजिए, चलिए 2 ईयर यहाँ पे मानते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि 100 रुपया है, यहाँ पे लिखते हैं 100 रुपया है, क्लियर बात है। इस पे क्या होगा कि 40% की दर से पहले साल में ब्याज मिलेगा, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 रुपया। तो कह सकते हैं कि पहले साल में 140 रुपया हमको ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो ये 140 रुपया क्या है, ये अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर है, पहले साल के अंत में मिला हुआ हमको अमाउंट है। इसको क्या लिख सकते हैं, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं। अब 140 रुपया है, ये सेकंड साल के लिए प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो गया। फिर दूसरे साल में क्या होगा, मुझे दूसरे साल में फिर इस पे 40% की दर से मुझे मिलेगा, 40% की दर से ब्याज मिलेगा और 140 का 40% हो जाएगा 56 रुपये। फिर इसमें आप 56 रुपये जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 196, ये हो जाएगा। मतलब ये जो मिला हमको 2 साल का मिश्रधन, अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर। तो अब यहां से थोड़ा देखिए कि पहले 100 रुपये था, मुझे 196 रुपये मिला है। अरे ब्याज कितना मिला, 2 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, तो मुझे सीआई कितना मिला है, यहाँ पे 2 साल का जो सीआई होगा ये 96 रुपया होगा। लेकिन ये जो दिखा रहा है 56 रुपया, ये क्या है, ये सीआई है दूसरे साल का, दूसरे साल का सीआई है। लेकिन जो ये 96 रुपये एक्स्ट्रा रहा है, ये क्या है, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज है। अरे 2 साल और दूसरे साल में आप लोग अंतर कर पा रहे हैं, ये 96 जो है दूसरे साल का सीआई है, जबकि 56 है सेकंड ईयर का। केवल 2 सालों का सीआई 96 है, लेकिन 56 दूसरे साल का सीआई है। क्लियर बात है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका एनुअली कंपाउंड। एनुअली कंपाउंड में एक एक ईयर का हम लोग परसेंटेज इंक्रीज करते जाते हैं। अब थोड़ा सा बात आते हैं, सेकंड नंबर बात आता है हाफ ईयरली का। क्या है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड। अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो तब क्या होगा, अब थोड़ा सा बात समझिए। हाफ ईयरली मतलब 12 मंथ में हम लोग 2 बार कर दिए, हाफ हाफ के लिए कर दिए। एक चीज समझ यहाँ पे, अगर मानते हैं कि यहां से यहां तक 12 मंथ है, 12 मंथ के लिए तो मुझे 6 मंथ पे क्या होगा, ब्याज मिलेगा। अरे हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, हाफ ईयरली का मतलब ये हुआ कि हर एक 6 मंथ में प्रिंसिपल को अमाउंट बदल के उस पर हम लोग ब्याज देंगे, हर एक 6 महीना पर ब्याज को जोड़ेंगे। 1 साल का मतलब हुआ कि हर एक 1 साल पे ब्याज जोड़ रहे हैं। 6 महीना का मतलब क्या हुआ,
अगर एक साल में 12 मंथ होता है तो हर एक 6 मंथ का साइकिल होगा, हर एक 6 मंथ पे मुझे ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर P रुपया अमाउंट है, P रुपया प्रिंसिपल है और 6 मंथ के बाद अमाउंट A रुपया हो जा रहा है, तो A रुपया पर फिर अगले 6 मंथ के लिए मुझे ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। P पे 6 मंथ के लिए A हो गया, फिर 6 मंथ के लिए B हो गया। 6 हाफ ईयरली का मतलब हुआ कि साइकिल अब 6 मंथ का चलेगा। यहाँ पे साइकिल एक साल का चल रहा था, तो यहाँ पे साइकिल 6 मंथ का। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक 6 मंथ में प्रिंसिपल को अमाउंट बना देंगे, हर एक 6 मंथ में प्रिंसिपल को अमाउंट बना देंगे, फिर हर एक 6 मंथ में प्रिंसिपल को अमाउंट बना देंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मतलब कह सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, थोड़ा दर की बात करते हैं, ये तो टाइम का बात हो गई, दर की बात करते हैं। 40% है। अगर 12 मंथ के लिए मुझे 40% का ब्याज मिलता है तो 6 मंथ के लिए कितना ब्याज मिलेगा? 20% का ब्याज मिलेगा। अरे एक साल के लिए, पूरे 12 मंथ के लिए अगर 40% ब्याज है तो 6 मंथ का ब्याज कितना हो जाएगा? 6 मंथ के लिए कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 20%। मतलब कह सकते हैं कि हर एक 6 मंथ में, हर एक 6 मंथ में मुझे 20% ब्याज मिलेगा। पहले प्रिंसिपल P था तो 6 मंथ में 20% की दर से अमाउंट A रुपया हो गया, फिर अगले 6 मंथ में 20% की दर से अमाउंट B रुपया हो गया। 6 मंथ का मतलब है हर एक हाफ साल में, हर एक 6 मंथ में मूलधन को मिश्रधन बना देंगे, हर एक 6 मंथ में मूलधन को मिश्रधन बना देंगे। ये बात क्लियर हुआ। अगर 12 मंथ में 40% की दर से मिलता है ब्याज तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा? 20%। ये भी क्लियर हो गया। चलिए ये क्लियर हो गया तो आगे वाला कहानी जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए आगे वाला कहानी क्या है, समझते हैं। अगर 100 रुपया मूलधन है तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि मुझे 20% की दर से इस पे 20 रुपया का ब्याज मिलेगा, ये हो जाएगा 120 रुपया। तो कह सकते हैं कि 120 रुपया जो है, ये 120 रुपया क्या है? ये है अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। लेकिन 120 रुपया जो है ये क्या है? ये है प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है, कह सकते हैं दूसरे साल के प्रिंसिपल है। और ये 20 रुपये जो प्राप्त हुआ है ये क्या है? ये है पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है ये? पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये 6 मंथ का कहानी हो गया। अगर हाफ ईयरली है तो 6 मंथ का साइकिल होगा, तो 6 मंथ में इतना ब्याज मिल गया। फिर अगले 6 मंथ के लिए क्या होगा? फिर 20% की दर से मुझे ब्याज मिलेगा। अब 120 का 20% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा मुझे बताइए? ये हो जाएगा 24 रुपया। तो फिर इसमें 24 रुपया हम लोग ऐड कर देंगे, तो 120 में 124 रुपया ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए। ये जोड़ लेते हैं यहाँ पे 144 रुपया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए ये दूसरे साल का ये क्या हो गया? ये हो गया अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। दूसरे साल के अंत में मुझे मिश्रधन हो गया। लेकिन ये कह सकते हैं तीसरे साल के लिए अगर आगे हम लोग 6 मंथ के लिए बढ़ाएं, आगे साइकिल चले तो ये आगे के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। और ये 24 रुपये जो मिला है ये क्या है? ये अगले आधा मंथ के लिए, अगले आधा मंथ के लिए, ये फर्स्ट मंथ के लिए, ये तो 6 मंथ के लिए है ना, मतलब ये 6 मंथ के लिए CI है, फिर ये अगले 6 मंथ के लिए CI होगा। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं? हाफ ईयरली का कंसेप्ट समझ में है? अब मुझे एक बात बताइए, 6 मंथ मतलब एक साल में, ये 1 ईयर नहीं 6 मंथ लिखिए यहाँ पे सेकंड ईयर मत लिखिए, यहाँ पे 6 मंथ लिखिए। यहाँ समझिए, एक साल में 100 रुपया था तो एक साल में बढ़ के 144 रुपया हो गया। अरे कितना बढ़ गया? 44% बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक साल में 100 से केवल 40 हुआ है। कितने परसेंट बढ़ा है? 40%। तो कह सकते हैं कि अगर अमाउंट को हम लोग 6 मंथली कैलकुलेट करें, अगर अमाउंट को 6 मंथली कैलकुलेट करें तो मुझे ज्यादा ब्याज मिलेगा रेस्पेक्ट टू 1 ईयर को। अगर एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो वहां से हमको कम ब्याज मिलेगा 6 मंथ के। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हर एक 6 मंथ में प्रिंसिपल को हम लोग मिश्रधन बनाते रहे, हर एक 6 मंथ में प्रिंसिपल को हम लोग अमाउंट बना दे रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग को ब्याज ज्यादा मिल रहा है। तो क्या आप लोगों को 6 मंथ की कहानी समझ में आया? क्लियर बात है? अब एक होता है क्वार्टरली का कंसेप्ट। अब यहाँ पे चूंकि बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर स्केलिंग फैक्टर की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ चेक करते हैं।
तो 100 रुपया से मुझे 120 रुपया मिल गया। अरे कितना स्केलिंग फैक्टर हो गया, तो यहाँ पे देख नहीं रहे गुना 1.2 स्केलिंग फैक्टर है। स्केलिंग फैक्टर का मतलब क्या, 120/100, 0 से 0 काट लीजिए, मतलब 1.2 गुना हो जा रहा है। यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर की बात करें तो 120 से 144 हो गया है, तो मतलब मिश्रधन जो है मूलधन का 1.2 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर क्या है, यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर 1.2। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या 2 साल की कहानी समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टरली का। ये भी सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट बार बार बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है। जैसे एक बात समझिए, अब लोग समझाते हैं। यहाँ पे देखिए 100 रुपया है, 100 रुपया से 144 रुपया हो गया। कितने साल में? 1 साल में। कितना बढ़ गया? 44% बढ़ गया। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग ये पढ़े नहीं है क्या, परसेंटेज में पढ़ाया नहीं है कि अगर R1% पहले साल का परसेंटेज इंक्रीज हो, R2% दूसरे परसेंट का परसेंटेज, तो पूरा ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 सॉरी बाई 100, यही तो होता है। अगर 20% पहले साल में बढ़े, पहले 6 मंथ में बढ़ा है, अगले 6 मंथ में 20%, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20 गुना 20 अब बटा 100, ये देखिए 40 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 4 ऐड कर लिए 44%। देखिए तो ये 44%, ये 44% नहीं है, मतलब ये क्या है? 20% का सक्सेसिव इंक्रीज है। मतलब पहले साल में अगर 20% बढ़ा है, पहले 6 मंथ में अगर 20% बढ़ा है, फिर अगले 6 मंथ में 20% बढ़ा है, मतलब ओवरऑल हमको कितना ब्याज मिला? ओवरऑल कितना मिला? 44%। तो आप लोग यहां से भी निकाल सकते हैं, ये भी क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। 1 साल में 20% बढ़ा है, फिर 1 साल में 20% बढ़ा है, तो मुझे ब्याज 44% मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, बस सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है। मतलब ब्याज पे भी ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। जो आप लोगों को गांव में सूदी किस्ती जो लोग चलाता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही हम लोग को ब्याज देता है, ब्याज हम लोग से लेता है। या आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो भी वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग को ब्याज मिलता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आप लोग को? चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट जो है क्वार्टरली का, थोड़ा क्वार्टरली वाला कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। क्वार्टरली कंपाउंड, क्वार्टरली मतलब क्या होता है? तिमाही। क्या होता है? तिमाही, तिमाही लिख देते हैं। चलिए, अब मूलधन क्या था? मूलधन क्या लिए थे? 100 रुपया, और दर क्या था? 40%। क्लियर? हमको याद है कि पहले अगर वार्षिक था तो वार्षिक में मुझे 40% का ब्याज मिला था। अगर अर्धवार्षिक था, हाफ ईयरली था, तो मुझे 44% ब्याज मिला था। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? पहले 1 साल में 40% मिला था, और अगर हाफ ईयरली था तो 44%। पिछले कंसेप्ट में। अब तिमाही का कंसेप्ट जानते हैं, तिमाही क्या है? अब समझिए थोड़ा सा। अगर 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, 100 रुपया प्रिंसिपल है। अच्छा, पहले तिमाही का मतलब समझते हैं, समझ लीजिए। अगर 12 मंथ है, तो 12 मंथ में क्या कर रहे हैं? हर एक 3 मंथ पे प्रिंसिपल को मूलधन बनाते रहे। हर एक 3 मंथ में हम लोग क्या किए? प्रिंसिपल को हर एक 3 मंथ में मिश्रधन को मूलधन बनाते रहे। हर एक 3 मंथ में मिश्रधन को मूलधन बनाते रहे। हर एक 3 मंथ में मिश्रधन को मूलधन, मतलब कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो साइकिल चल रहा है, 3 मंथ का साइकिल चल रहा है, मतलब 3 मंथ पे ब्याज कैलकुलेट होगा। हर एक 3 मंथ में क्या करेंगे? जो भी अमाउंट आएगा उसको मूलधन बना देंगे। हर एक 3 मंथ में, जैसे P रुपया मूलधन है, यहाँ पे 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करें, जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा, ये फिर अगले 3 मंथ के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, फिर अगले 3 मंथ के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है? तो 3 मंथ का कितना साइकिल बनेगा? 4 साइकिल। 1 साल में 3 मंथ का 4 साइकिल बनेगा। 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ। क्या बात क्लियर? अगर दर की बात करें तो दर समझिए थोड़ा सा। अगर हम दर की बात करें तो कह सकते हैं कि 12 मंथ में अगर 40% ब्याज मिल रहा है, तो 3 मंथ में ब्याज कितना मिलेगा? अरे 3 मंथ में बताओ मुझे ब्याज कितना मिलेगा? तो क्या कहेंगे? यहाँ पे कह सकते हैं ना 40, डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 10% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या ऐसे निकाल भी सकते हैं। देखिए कैसे, 40/12 गुना 3, 3 चौके 12, 4 से काट लीजिए, 10%, 10 मिनट में कटेगा। मतलब अगर 12 मंथ में मुझे 40% का ब्याज मिल रहा है, तो 3 मंथ में 10% मिलेगा। हर एक 3 मंथ में 10% का ब्याज निकालते जाएंगे। क्लियर बात है? चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन को। अगर 100 रुपया मूलधन है, तो 10% की दर से तीसरे मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहा है, तो 100 रुपया पे 10% की दर से 10 रुपया बढ़ जाएगा, और ये 110 रुपया होगा। ये कहानी समझ में आ रहा है आप लोग को?
फिर क्या होगा, ये 110 रुपया जो होगा अगले 3 मंथ के लिए, फिर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए प्रिंसिपल होगा, फिर 10% की दर से ब्याज बढ़ेगा और 11 रुपये इंक्लूड हो जाएगा। अरे 110 का 10% 11 ही तो होता है, ये कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए, ये 121 रुपया हो जाएगा। ये 121 रुपया जो है फिर अगले 3 मंथ के लिए, ये अगले 3 मंथ के लिए प्रिंसिपल है, तो फिर 10% के दर से फिर 121 का 10% निकालेगा तो 12.1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो 12.1 इसमें फिर ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 133.1। ये जो 133.1 जो है फिर अगले 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। फिर 10% की दर से हम लोग निकालेंगे तो 133 का 10% 13.31 हो जाएगा। फिर 13.31 इसमें जोड़िएगा तो 146 पॉइंट हो जाएगा, 146.41 हो जाएगा। मतलब देख रहे हैं कि हर एक 3 मंथ में क्या किए हैं, मूलधन को हर एक 3 मंथ में मिश्रधन को मूलधन बना देते हैं। ये पहले साल का मिश्रधन है, लेकिन सेकंड ईयर का क्या है, प्रिंसिपल है। ये सेकंड ईयर का अमाउंट है, लेकिन थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। ये थर्ड ईयर का अमाउंट है, लेकिन फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल है। मतलब तिमाही का मतलब ये हुआ कि हर एक 3 मंथ में मिश्रधन को मूलधन बनाते जाएंगे आगे वाले समय के लिए। हर एक 3 मंथ में मिश्रधन को आगे वाले समय के लिए मूलधन बनाते जाएंगे। क्या कहानी समझ में? अब यहाँ पे समझते हैं, स्केलिंग फैक्टर की बात करें तो 100 से 110 हो गया है। कितना गुना बढ़ गया है? 1.1 गुना बढ़ गया। ये 110 से 121 हो गया, कितना गुना बढ़ गया है? 1.1 गुना। 121 से 133.1 हो गया, अरे कितना गुना बढ़ा है? 1.1 गुना बढ़ा है। 133 से 146 हो गया, कितना गुना बढ़ा है? 1.1 गुना बढ़ा है। तो ये जो 1.1 ये सक्सेसिव जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, जो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है, ये क्या है? ये कुछ नहीं, बस स्केलिंग फैक्टर है। 1.1 के स्केलिंग फैक्टर से ब्याज जो है हमें मिल रहा है। आप निकाल भी सकते हैं अलग अलग समय के लिए। अब देखिए बता रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज क्यों है। पहले 10% 10% और 10% का सक्सेसिव इंक्रीज चाहिए। कैसे निकालिएगा? 10% पहले 3 मंथ में 10%, अगले 3 मंथ में 10%, अगले 3 मंथ में 10%, अगले 3 मंथ का 4 साइकिल बनेगा। अरे एक साल में 12 मंथ की बात करें तो 3 मंथ का 4 साइकिल बनेगा। मतलब कह सकते हैं कि 10% और 10% की दर से। पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज कितना है, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज निकालिएगा तो 21% का इंक्रीज है। अरे कैसे? 10 + 10 गुना 10 बटा 100 कीजिएगा, 0 से 0 काट लीजिए, ये 10 20 हो गया। ये 1 इसमें ऐड कर लीजिए। अरे कितना परसेंट बढ़ गया? 21% बढ़ गया। क्या यहाँ पे 100 से 121 नहीं हो रहा है? 100 से 121 हुआ है। अरे यहाँ पे कितना परसेंट का चेंज हुआ है? तो 21% का चेंज नहीं हुआ है। अरे सीआई कुछ नहीं होता है, परसेंटेज इंक्रीज होता है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है। क्या यहाँ पे बात करें? फिर अगले 10% के लिए निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे? 21 यहाँ पे 21 + 10 + 21 गुना 10 बटा 100 कीजिएगा, ये 0 से 1 0 कट जाएगा, इसमें जोड़िएगा 31 हो जाएगा। अब +2 33.1। अरे यहाँ पे देखिए क्या 100 से अगर 133.1 हो जा रहा है तो कितना परसेंट बढ़ गया? 33.1% नहीं बढ़ गया है। क्या बात क्लियर है? यहाँ तक तिमाही का कंसेप्ट क्लियर है। अब एक चीज समझिए, थोड़ा सा समझाना क्या चाह रहे हैं आप लोगों को। इसे मिटाते हैं, समझिए। अब यहाँ पे धन 100 था, 100 से हो गया 146, कितना परसेंट बढ़ गया? 46.41% यहाँ पे बढ़ गया है। अब मुझे एक बात बताइए, पहले साल में जो मिला था 40% था, एक साल का अगर वार्षिक कंपाउंड हो रहा था, अगर एनुअली कंपाउंड कर रहे थे, मतलब हर एक साल पे ब्याज को हम लोग जोड़ रहे थे तो 40% मिला था। अगर 6 मंथली कैलकुलेट कर रहे थे, हर एक 6 मंथली कैलकुलेट कर रहे थे तो 44% मिला था। हर एक 3 मंथली कैलकुलेट कर रहे थे तो कितना मिला? 46.41% मिला। तो हम देख रहे हैं कि 3 मंथ के लिए जो ब्याज है ये ज्यादा है हाफ ईयरली ज्यादा है 1 ईयरली से। ये क्यों ज्यादा हुआ? ये इसलिए ज्यादा हो रहा है कि हर एक 3 मंथ पे मिश्रधन को मूलधन बना दे रहा है, हर एक 3 मंथ में मिश्रधन को मूलधन बना रहे हैं, इसलिए तो मुझे ज्यादा मिला है। मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी को पैसा देना हो तो आप लोग 3 मंथली दीजिएगा, 3 मंथली अगर बोलिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। अगर हाफ ईयरली तो उससे थोड़ा सा कम, अगर 1 साल के लिए होगा तो उससे कम। लेकिन बैंक में कोई अगर किसी को उधार देता है तो एक 1 ईयरली ही जोड़ता है, 1 ईयरली ही कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। 6 मंथली या 3 मंथली केवल क्वेश्चन में आता है हम लोग को देखने के लिए। तो क्या आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? वार्षिक, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का कंसेप्ट क्लियर है। अगर एक कंसेप्ट क्लियर है तो स्केलिंग फैक्टर, आज हम लोग स्केलिंग फैक्टर का यूज करके कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ये समझेंगे। अरे धीरे धीरे करके हम सारे तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के जितने भी संभव तरीके हो सकते हैं सारे तरीके बताएंगे। आज हम स्केलिंग फैक्टर, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ट्री मेथड गोल्डन रेशियो जितने भी होता है सब चीज क्लियर कराएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे हम लोग स्केलिंग फैक्टर का यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। कल तो रेशियो पढ़ेंगे। अरे देखिए आप लोग को सारे तरीके इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो खुद से जस्टिफाई कर पाए कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, किस मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन को जल्दी अप्रोच करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए सारे मेथड को बता रहे हैं। नहीं तो कुछ लड़के बोले सर ये मेथड बताए नहीं, हो सकता है सर को नहीं आता हो। अरे मुझे जितना मेथड आता है ना सब बता देंगे आप लोग को। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है प्रिंसिपल दे रखा है 4704 रुपया। क्या है? 4704 रुपया का धन 2 वर्ष में 5766 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष के बाद अमाउंट क्या हो जाता है? 5766 रुपया हो गया। समय कितना दे रखा है? समय 2 वर्ष। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हमको कि दर ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? कि दर ज्ञात करें। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर 2 वर्ष के लिए है तो यहाँ पे पावर में 1/2 कर दीजिएगा। अब इसको 6 से काटिए, 6 से काटिएगा तो 784 आ जाएगा। इसको 6 से काटिएगा तो 961 आ जाएगा। क्लियर बताइए। अब मुझे एक बात बताइए कि 784 जो किसका स्क्वायर है? आप लोग को स्क्वायर देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मस्ट मतलब स्क्वायर आपको जरूरी है याद करना, ठीक ना। तो ये 28 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर। क्लियर बताएं आपको। अब मुझे एक बात बताइए कि 31/28 है। क्या 31/28 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 पूर्णांक, या ऐसे कर दीजिए 3 प्लस, ये 3 पूर्णांक भी लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 1/28, सॉरी 1/3/28 ऐसे लिख सकते हैं। इसको अब क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3/28 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे इसी चीज को तो हम लिखते हैं 1 + r/100। मतलब ये वैल्यू जो होता है स्केलिंग फैक्टर होता है। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? स्केलिंग फैक्टर है। तो 3/28 का मतलब क्या होगा? अगर इसको परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो 100 से गुना कर लीजिए, 4 से काटिए 4 × 28, ये 25 मिनट में कट जाएगा। मतलब 75/7। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10.5/7%। यही तो रेट आ गया, यही तो आप लोग का रेट है। अब कहानी समझिए तो कहानी क्या हुआ होगा? कहानी ये हुआ होगा कि अमाउंट आपके दिया है 4704। ये क्या हुआ होगा कि पहले साल में फर्स्ट ईयर में ये इसका स्केलिंग फैक्टर कितना है? 31/28। ये 31/28 से बढ़कर कुछ हुआ होगा। फिर क्या होगा? फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा? फिर 31/28 से बढ़कर इतना गुना होकर कितना हो गया होगा? 5766। यही तो हुआ होगा, यही तो है आपका कंसेप्ट। पहले मूलधन इतना था, 31/28 से बढ़ के इतना हो गया, फिर इसके 31/28 से बढ़कर इतना हो गया। तो रेट कितना हो गया? 10/10.5/7%। क्या ये बात समझ में? कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, आप लोग को हैबिट हो जाएगा क्वेश्चन बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगे तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है समझिए। प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है आपका? 34560। ये आपका प्रिंसिपल है। करेक्ट। इतना का धन 3 वर्ष में, समय कितना दिया है? 3 ईयर। समय दिया है 3 ईयर। करेक्ट। इतना धन जो है 3 साल में, इसका मिश्रण कितना हो जा रहा है? 439400 कितना हो जा रहा है? तो पूछ रहा है कि इसका दर क्या होगा। क्या पूछ रहा है? इसका दर क्या होगा। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 3 है तो क्या करेंगे? पावर 1/3 कर देंगे। यहाँ से 00 से 00 कट गया, इसको 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा मुझे बताइए? 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16। इसको जब काटिएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 9 = 18 हो जाएगा और 2 × 7 = 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि 1728 किसका? अगर यहाँ पे 1/3 है तो जोड़िए ना किसी चीज का क्यूब हुआ होगा। तो ये किसका क्यूब है? तो ये 12 का क्यूब है। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। ये किसका क्यूब है? यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 21/97 आया है, 21 का क्यूब है। तो ये 13 का क्यूब है। यहाँ तक बात क्लियर? तो 13/21 हो गया आपका स्केलिंग फैक्टर। तो रेट कितना होगा? अरे इसको लिख नहीं सकते 1 + 1/12 लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब रेट क्या हो गया? 1/12। 1/12 का हम लोग क्या करते हैं? 1/12 मतलब क्या? इसमें अगर दर में बदलना है, सॉरी इसको परसेंटेज में बदलना है, इसमें 100 से गुना कर लीजिए। काटिए से 4 × 12, इसे काटिएगा कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए? ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 × 4 = 100 कर लीजिए। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8/1/3%। क्लियर बात है? तो ये आपका रेट निकल गया। बहुत ही स्केलिंग फैक्टर का यूज करके बहुत ही इजी तरीका से आप लोग रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सर लगा दीजिए। अच्छा इसमें क्या हुआ होगा समझ लेते हैं। क्या होगा कि अगर मूलधन होगा यहाँ पे तो ये 13/12 का मल्टीपल में
इतने का स्केलिंग फैक्टर से बढ़ रहा होगा, एक फर्स्ट ईयर का होगा। फिर अगले साल क्या हुआ होगा कि फिर अगले साल 13/12 के स्केलिंग फैक्टर से सेकंड ईयर के लिए बढ़ा होगा। फिर अगले साल क्या हुआ होगा कि फिर 13/12 के स्केलिंग फैक्टर से बढ़कर ये अमाउंट जो है इतना हो गया होगा, कितना 439,400 हो गया होगा। और शुरू में अमाउंट कितना था 345,600। क्या बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है, तिमाही संयोजित हो रहा है, याद रखना है तिमाही है। तो कह रहा है कि 48,000 रुपया का धनराशि, धनराशि कितना है 48,000, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 48,000 रुपया। अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट देखिए तो अमाउंट कह रहा है, अच्छा इसका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ठीक ना। कह रहे कि तिमाही संयोजित हो रहा है तो 9 माह में 7,566 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। 9 माह में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, 7,566 रुपया अगर चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट कितना होगा। अरे अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे। हमको अमाउंट चाहिए, हमको अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल में इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसको जोड़िए 0,0,084 को जोड़िएगा 665, ये 15 हो जाएगा, 21, मतलब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका अमाउंट। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो हमको क्या चाहिए, रेट चाहिए कि रेट क्या है। अब मुझे एक बात बताइए, पर एनम रेट निकालना है कि वार्षिक दर क्या है। तो अमाउंट निकल गया, अरे ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया था तो प्रिंसिपल में जोड़ के अमाउंट बना लीजिए। अमाउंट कितना हो गया 55566, इसको मिटा देते हैं आप। चलिए इसको मिटा दिए। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए अगर 9 मंथ के लिए है, कह रहे कि 9 मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कह रहे कि ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है तो 9 मंथ में 3 मंथ का कितना साइकिल बन सकता है, पहले 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, यही तो होगा 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, मतलब 9 मंथ में 3 साइकिल बन सकता है। 3 साइकिल का मतलब हुआ यहाँ पे पावर आपको 1/3 करना है। 3 साइकिल का मतलब क्या हुआ, पावर 1/3 करना है। यहाँ पे तो बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। इसको 6 से काटिएगा, 6 से काटने पर मुझे क्या मिल जाएगा, 6 से काटिए तो 8 छक 48, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसे 6 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए। तो 9 छक 54, 15, 6 दूनी 12, 6 के 36, 6 कम 6, यही प्राप्त होगा। मतलब हमको क्या मिल गया, यहाँ पे 8,000 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 9,261। तो ये मुझे बताइए किसका क्यू है, ये किसका क्यू दिख रहा है आपको, तो क्या ये कह नहीं सकते हम ये 20 का क्यू है, 20 का क्यू करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इसका यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट 1 है तो वैसे वैल्यू का क्यूब होगा जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो अगर ये 20 का क्यू है तो क्या ये 21 का क्यू नहीं हो सकता है। अरे 20 का क्यू अगर 8,000 है तो 8,000 के नजदीक है, मतलब ये 21 का क्यू है। अब यहाँ पे अगर स्केलिंग फैक्टर की बात करें तो स्केलिंग फैक्टर क्या होगा 21/20, तो रेट क्या हुआ होगा, रेट 1/20 हो गया। 1/20 का मतलब हो गया 5%। तो मुझे एक बताइए कि अगर 3 मंथ में आपको रेट 5% है तो 12 मंथ की बात करें, 12 मंथ में रेट कितना हो जाएगा। अरे इसमें 3 से गुना 4 से गुना कर देंगे तो 12 मंथ हो जाएगा। तो इधर भी क्या करेंगे, इधर भी 4 से गुना कर दीजिए, मतलब 20% वार्षिक दर होगा आपका। ये आपका रेट निकल गया। रेट पूछ रहे कि वार्षिक, जब भी आप रेट निकाले तो रेट हम लोग एनुअली निकालते हैं कि वार्षिक दर क्या है, तो वार्षिक दर कितना हो जाएगा 20%। क्या क्वेश्चन समझ में आया, फिर से एक प्रश्न आया, देखिए यहाँ पे 4800 रुपया यहाँ पे दिया हुआ था, इसका मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है कि अगर 3 मंथली कंपाउंडेड होता है तो 9 मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, उसको हम मूलधन में जोड़कर इसको हम लोग अमाउंट बना दिए। 3 मंथ के लिए 9 मंथ में 3 साइकिल हो सकता है, 3 साइकिल बनेगा तो पावर को 1/3 कर दिए, 1/3 कर दिए। अब इसको क्यूब के फॉर्म में लाना है तो क्या किए हम, किए ये कि इसको हम 6 से काट दिए तो ये 8,000 में कट गया, 9,261। ये 20 का क्यू है, 21 का क्यू, 21/20 आपका स्केलिंग फैक्टर हो गया तो रेट हो गया 1/20। 1/20 का मतलब 5%। 3 मंथ में अगर 5% ब्याज मिलता है तो 12 मंथ में कितना मिलेगा 20%। दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। अभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना सब स्केलिंग फैक्टर वाला ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ जी देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा।
करिए यदि मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 9,600 रुपया और 10,227 रुपया हो जाता है। समझिए थोड़ा सा, कह रहा है कि 2 वर्ष में और तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर मूलधन कुछ दिया हुआ है तो कह रहा है कि 2 वर्ष में मुझे मिश्रधन जो मिल रहा है ये कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको 9600 रुपया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि तीसरे वर्ष में मतलब क्या, अगर 2 वर्ष में ये है तो 1 वर्ष और 3 साल हो गया कि नहीं हो गया। फिर कह रहे हैं कि तीसरे वर्ष में जो मुझे मिल रहा है ये है यहाँ पे 10272 रुपया, यही दिया हुआ है, यही तो है। अब मुझे एक बात बताइए, तो पूछ रहा है आपका चक्रवृद्धि, पूछ रहा है कि रेट क्या हुआ, रेट हमको निकालना है। तो अगर 2 वर्ष में इतना रुपया मूलधन मिश्रधन हो जा रहा है, फिर ये 1 वर्ष के बाद इतना हो जा रहा है, तो मुझे बताइए ये 2 वर्ष के अंत में ये जो मिला है तो ये अमाउंट आफ्टर 2 ईयर होगा, 2 वर्ष के अंत में मिश्रधन होगा। लेकिन ये तीसरे साल के लिए क्या होगा, लेकिन ये तीसरे साल के लिए तो प्रिंसिपल हो जाएगा। बात समझ रहा है, ये अगर 2 वर्ष के बाद मिश्रधन है लेकिन इसके लिए ये तो मूलधन है क्योंकि इसी पे तो रेट मिल रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा तो ये कितने गुना हो गया है। अब इसको गुना निकालने के लिए एक काम कीजिए, आप लोग बस यहाँ से चेक कर लीजिए कि ये इसे कितना गुना ज्यादा है। अगर कितना गुना ज्यादा है तो हम लोग वहाँ से स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे, रेट डिसाइड कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें से क्या कीजिए कि इसको घटा लीजिए, घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितना ज्यादा है हम लोग को। तो 2 7 ये हो जाएगा 6 से 72 ज्यादा है, 672 ज्यादा है, किस पे ज्यादा है, 96 से ऊपर ज्यादा है, इंटू 100। अरे परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, ये कितने मिनट में कट जाएगा, 7 मिनट में कट जाएगा, रेट आ गया 7%। अगर यहाँ भी चेक करते आपसे, अगर यहाँ भी ये चेक कीजिएगा तो 9600 से इतना हो गया, अरे कितना गुना हो गया, तो क्या ये 1.07 टाइम्स नहीं हो रहा है। 1.07 का मतलब क्या हुआ, ये जो 7 आ रहा है यही तो है 7%। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आपको? चलिए, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो अब आगे जो कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले जो देखेंगे, इसमें स्केलिंग फैक्टर से और भी अधिक क्वेश्चन करेंगे, तो इसको अगले लेक्चर में हम लोग उसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।